dear student, good evening. Today we have to talk about MOT theory, that is a molecular orbital theory, which was developed by F. Hund and R. S. Mullikans in 1932. You have already studied about VBT theory. VBT theory tells about the hybridization and overlapping of orbitals. Hybridization and overlapping of orbitals. Just like that, MOT also tells about the linear combination of atomic orbitals. It tells that just like atom, molecule has orbitals of definite energy level. जैसे एटम होते हैं उसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर भी जो ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, इनकी एनर्जी भी डेफिनेट होती है, निश्चित होती है. Like electrons of atoms are present in atomic orbitals, electrons of a molecule are present in different molecular orbitals. जिस तरह से एक एटम की हम बात करते हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं. उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं. जब एटम पास में आते हैं, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. इसी प्रकार दूसरा जो एटम है उसका न्यूक्लियस पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और साथ में रिपल्शन भी होता है. रिपल्शन किन के बीच में होगा? दोनों एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. उनके न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू सेम चार्जेस. अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो जो भी फोर्स ज्यादा होगी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड बनेंगे, एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, पास में आने पर उनके बीच में बॉन्डिंग होगी. ये हम जानते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बनते हैं. अब जब एटम पास में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटम के ऑर्बिटल्स पास में आ रहे हैं. एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे या एक दूसरे के बीच में मर्ज होंगे, कॉम्बिनेशन होगा. अगर उनके एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या सभी की एनर्जी सेम होगी? मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, मैं लेता हूं H2. तो क्या H2 के अगर हम देखें, मान लो मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास में H2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो H2 बना कैसे है? H2 बनेगा एक हाइड्रोजन का एटम प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा. इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा. ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल है. इन दोनों के मिलने से, हाइड्रोजन एटम के मिलने से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना.
अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s1। अब इन दोनों के मिलने से अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको अपने थोड़ा सा ऐसे लिखें, इनके मिलने से क्या बना, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। मैं यहाँ लिखता हूं H2 का मॉलिक्यूल बना। आप यहां देखोगे कि ये जो 1s1 है और इस एटम का भी 1s1 है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। इस 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 1s और 1s ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, MOT क्या कहती है कि इनके ऑर्बिटल जब मिक्सअप होंगे तो क्या बनेगा, तो वो कहता है कि मॉलिक्यूल के दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो एटम जब आपस में मिलेंगे तो उनके ऑर्बिटल भी मिलेंगे। कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी शुड बी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। और दूसरा, एनर्जी सेम होनी चाहिए, और दूसरा उनकी जो हम कहें डायरेक्शन कह सकते हैं, वो सेम होनी चाहिए। शेप कह सकते हैं, शेप तो यहां नहीं मानो आप, शेप को डायरेक्शन आप मानो, तो डायरेक्शन सेम होगी। यहां पर आप देखोगे कि 1s है, ये दोनों क्या है, राउंड शेप होते हैं, स्फीयर शेप होते हैं। अब दोनों स्फीयर है, दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, डायरेक्शन सेम, या हम कहें स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, स्ट्रक्चर सेम। तो ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इन दोनों की एनर्जी, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन के एटम है, तो इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। अगर इनकी एनर्जी सेम है तो बनने वाले जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये क्या बन गए हमारे नए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, इनमें एनर्जी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होगा, इसमें से एक की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक बार मैं इसको राउंड शेप में शो कर रहा हूं। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो दो नए प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी कम होती है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा, और दूसरे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है, क्यों एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि आपने वेव इक्वेशन पढ़ी होगी, याद होगा आपको वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में हम ऑर्बिटल इन वेव मैकेनिक्स में हम इसको क्या मानते हैं, वेव मैकेनिक्स के अंदर हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं साई। ठीक है। अगर ये मैं यहां हाइड्रोजन का जो एटम ले रहा हूं, इसके साथ में दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले रहा हूं, तो ये कहते हैं कि ये जो इनके ऑर्बिटल्स हैं
ये एज आ हम वेव मानते हैं। ये वेव को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मान लो ये पहला हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं psi1 से रिप्रेजेंट करूं और दूसरे को यदि मैं वेव फंक्शन psi2 से रिप्रेजेंट करूं और ये वेव दोनों एक दूसरे से ऐड होती है, इसकी वेव मान लो, इसको मैं वेव के रूप में शो करूं तो ये वेव होगी। इसी प्रकार psi2 की जो वेव है वो भी ये होगी। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्लस का साइन है। जब ये एडिशन होगा तो एडिशन होने से इनका जो एम्पलीट्यूड है या इनकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस भी दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव और एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। एक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव और एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो ये हमारे सामने जो पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन हो रहा है तो ये हमारा बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। दूसरी तरफ मान लो दो तरह के आपको मैंने बताए थे, अगर यही psi1 और psi2 एक दूसरे से माइनस हो तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे या बहुत कम इनकी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव, किसी भी चीज़ को हमें डिस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके किसी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तो आप मज़े करते हो एक दूसरे के साथ में, दो फ्रेंड है, अच्छी बनती है, दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपना टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो आपका पारा हमेशा हाई रहेगा। आप एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करोगे कि कैसे मैं इसको नीचा दिखा दूं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सोच। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफियरेंस हो जाएगा ये। तो दो तरह के इंटरफियरेंस जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं तो दो तरह के इंटरफियरेंस बनते हैं, जिनमें से एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की एनर्जी होती है वो कम होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगी, कम
और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, बीएमओ। बीएमओ मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको हम कहेंगे ए फॉर एंटी, बी फॉर बॉन्डिंग, एम फॉर मॉलिक्यूलर, ओ फॉर ऑर्बिटल। तो दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी कम होती है, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, An electron in an atomic orbital is under the influence of only one nucleus। कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो अपने ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएगा, ध्यान रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो दोनों न्यूक्लियस, दो अगर एटॉम मिल रहे हैं, दो एटम आपस में मिल रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो दो या दो से ज़्यादा, अगर दो एटम मिल रहे हैं तो दो न्यूक्लियाई हो गए, तीन एटम मिल रहे हैं तो तीन न्यूक्लियाई हो गए, उनके बीच में रहेगा और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा। क्लियर यहाँ तक? एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ मोनोसेंट्रिक व्हाइल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ पॉलीसेंट्रिक। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक एटम के बीच में ही रहेगा, एक एटम पर ही रहता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने एटम भाग ले रहे हैं, उसको बनाने में कितने एटम भाग ले रहे हैं, तो वो पॉली एटॉमिक हो जाएगा जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम होंगे, पॉली एटॉमिक हो जाएगा। और पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा तो वो कई एटम्स के बीच में रहता है। Just an electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by atomic orbital। Atomic orbital है क्या? Where the probability of finding the electron is maximum। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वही एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, तो हम वही परिभाषा यहाँ पर देते हैं कि द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का लिखा था, आप एक बार दोबारा देखें यहाँ पे। जैसे मान लो हाइड्रोजन था, ठीक है, ये इसका एक ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, हम जानते हैं वीबीटी थ्योरी कहती है कि ओवरलैप होता है। तो अब देखो ये ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा इस ए के बीच में चला गया, तो यहां जो दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और यहां जो पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेगा। क्लियर? The number of molecular orbital formed is equal to number of combining atomic orbitals। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर
जितने ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनाने में भाग लेते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यहाँ ये देखिए, यहाँ आपको बताया था ना, यहाँ जैसे 1s इसका भाग ले रहा है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं और 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिनको एक को मैंने BMO से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को ABMO से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। When 2 atomic orbital combine they form 2 molecular orbital। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम होती है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसकी एनर्जी कम होगी वो डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव होगा, और कंस्ट्रक्टिव से ही देश ये ब्रह्मांड चलता है। कई जगह डिस्ट्रक्टिव भी होता है, लेकिन जितनी एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन स्टेबल होगा। वेयर एज कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ मोर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी। तो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फील्ड इन सेम वे एज एटॉमिक ऑर्बिटल आर फील्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल, जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसको थोड़ा देखें पहले। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड विद लेसर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। पहले कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा उसे हम भरेंगे, उसके बाद में हम हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं। यह वो प्रिंसिपल ने कहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 1s और 2s, बताओ इनमें से पहले कौन भरा जाएगा? एनर्जी किसकी ज़्यादा है? 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है। 2s यहाँ लिखता हूँ 1s है और मेरे पास में 2s है। इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है? 2s की है। तो पहले कौन भरा जाएगा? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 1s को भरेंगे। 1s से हम कहाँ बढ़ेंगे? 2s की ओर बढ़ेंगे। यह ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। उसके बाद में हमारे पास में आता है पाउली का एक्सक्लूजन रूल। ये क्या कहता है? पाउली का एक्सक्लूजन रूल हमें कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका स्पिन होता है वो एक दूसरे के एंटी होता है। एक एरो को मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, दूसरे को मैं नीचे की तरफ शो कर रहा हूँ। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का जो चक्रण होता है, स्पिन होता है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ये पाउली का एक्सक्लूजन रूल है। और थर्ड है हमारे पास में हुंड रूल। हुंड रूल क्या कहता है? हुंड रूल कहता है कि अगर किन्हीं ऑर्बिटल
किन्हीं ऑर्बिटल के अंदर, जैसे मान लो p ऑर्बिटल है मेरे पास में, इसके p ऑर्बिटल है px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है। तो हुंड कहता है डबलिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद में अगर डबलिंग होगी तो वो डबलिंग इस तरह से होगी। क्लियर? जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, फिर दूसरे डबल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हुंड का रूल था। चौथा रूल था n+n रूल, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। LCO ये क्या कहता है? ये कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन के कारण मैंने अब पहले बता दिया है, ये मोटी मोटी बात आपको पहले बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कह रहा है? The linear combination of atomic orbital can take place by addition and by subtraction of wave function of atomic orbital। ये आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि दो तरह की इंटरफियरेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रखा है, ये कैसे बनता है? ये मान लो मेरे पास में कोई A एटम है, दूसरा एटम B है, तो उनके जो वेव फंक्शन होते हैं उनके प्लस से या उनके माइनस से दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं। जब यहाँ प्लस का साइन होगा तो क्या बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, जिससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है? डाउन होती है। और दूसरा होता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसके अंदर उनके वेव फंक्शन माइनस में होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलते हैं। और इसकी एनर्जी क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो अब आपने वीबीटी थ्योरी पढ़ी होगी। वीबीटी थ्योरी भी बहुत एडवांस थ्योरी है। उसके अंदर वो हमें बताता है, जैसे दो तरह के बॉन्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक हमने वीबीटी थ्योरी के अंदर पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा था। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बताओ? सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है भाई, पहले बता दें। एक्सियल ओवरलैपिंग, या हम बोलें तो हेड टू हेड कोलिजन कह सकते हो, या ओवरलैपिंग कह सकते हो। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जिसके अंदर अगर मान लो 1s आपने ऑर्बिटल पढ़ा होगा। 1s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है?
1s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? 1s ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड शेप। मान लो मेरे पास कोई एटॉमिक ऑर्बिटल A है, इसका s ऑर्बिटल है और दूसरा भी मेरे पास में s ऑर्बिटल है। ये कोई B एटम है, उसका भी ऑर्बिटल कैसा है? s ऑर्बिटल है। सफियर होते हैं दोनों। जब सफियर कभी किसी के साथ में भी मिलो, चाहे वह p ऑर्बिटल के साथ मिले, चाहे वह d ऑर्बिटल के साथ में मिले, तो हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं वीबीटी थ्योरी के अंदर। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो मान लो ये मेरे पास में प्लस, ये मेरे पास में प्लस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर यहाँ प्लस का साइन है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से देखोगे प्लस का साइन, ये यहाँ पर मैं थोड़ा गोला लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्लस का साइन है, दो ऑर्बिटल के बीच में A और B दो एटम के ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में साइन कैसा है? प्लस का साइन है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस सिग्मा बॉन्ड से बनने वाला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि प्लस के साइन है ना, तो उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर हो कौन सा रहा है? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इन दोनों के मिलने से जो शेप बनेगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो शेप हम दिखाते हैं, वो शेप ऐसे थोड़ा ओवल शेप हो जाएगी। यहां प्लस प्लस, ये हमारा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। दूसरा सिग्मा कब बनता है भाई? दूसरा सिग्मा बॉन्ड किसके साथ में बन सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया, एनर्जी सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, ये हमारी पहले से शर्त थी। तो दूसरा सिग्मा बनता है, सेकंड सिग्मा बनता है जब P प्लस P, कौन सा P? मोस्टली कई PX, PY, PZ कुछ भी रख लो, लेकिन अपने PZ लेंगे यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखोगे। कई जगह PX, PY किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्टली कॉमनली यहाँ पर PZ को ही हेड टू हेड कोलिजन में लिया जाता है। तो इन दोनों के मिलने से अगर ये कंस्ट्रक्टिव है, ध्यान से रखना, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है तो सेंटर का लोब बड़ा जिनके बीच में, और बाहर वाला लोब क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सिग्मा, क्योंकि एक्सियल है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसा सिग्मा था? सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा? सिग्मा pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखो, इसमें नोडल प्लेन, पहले वाले में नोडल प्लेन बराबर 0 होगा, क्योंकि कोई नोडल प्लेन नहीं है इसमें। लेकिन इसके अंदर एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है? ये नोडल प्लेन है, ये भी नोडल प्लेन है।
तो यहां पर 2 नोडल प्लेन होंगे। ये तो था कंस्ट्रक्टिव, ये क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगर यही इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो जाए तो एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमने पहले ऊपर लिया था राउंड शेप, यहां पर अपने हाइड्रोजन लिया मान लो, या इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। मान लो ये 1s है, किसी का ये भी 1s है, इससे क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। वो भी कैसा होगा? सिग्मा होगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव है तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इन दोनों के बीच में नोडल प्लेन होगा, तो वो नोडल प्लेन कौन सा होगा? ये नोडल। अब आपको पता ही होगा नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन वह जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। तो यहां नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? यहां नोडल प्लेन हो जाएंगे 1 हो जाएगा। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको नया नाम देते हैं सिग्मा स्टार। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसके आगे स्टार लग जाएगा। सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या एंटी बॉन्डिंग होगा भाई? बताओ। ये बॉन्डिंग नहीं होगा, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जहां स्टार लग गया, याद रखना, जहां स्टार लग गया। स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा। अब दूसरे में क्या होगा भाई? जैसे हमने ऊपर P लिया था, P में हमने कंस्ट्रक्टिव तो बना लिया था। अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो क्या होगा? ये माइनस का साइन आएगा, आप याद रखेंगे। डिस्ट्रक्टिव के अंदर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये 2 लोब होती है, प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं P को। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस कैसे है, साइन कैसे है। अब डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव के अंदर आपको पता ही है पिछली लोब तो वैसी रह जाएगी, आगे वाली लोब छोटी हो जाएगी। पीछे वाली लोब बड़ी रहेगी, आगे वाली लोब छोटी हो जाएगी। इसमें प्लस का साइन, इधर माइनस साइन। दूसरी भी क्या होगी? दूसरे की लोब, पहली लोब छोटी और दूसरी लोब क्या होगी? बड़ी। इसमें प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो नोडल प्लेन, इसमें भी नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन कहाँ होगा? एक नोडल प्लेन तो ये रहा, एक नोडल प्लेन ये रहा, और एक नोडल प्लेन ये रहा, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। तो यहां पर नोडल प्लेन कितने हैं? 3। क्लियर? अब इसको क्योंकि ये 2pz मान लो, ये 2pz था, ये भी 2pz था। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल A और B का 2pz मिल रहा है। तो ये क्या बन गया? बोलो,
क्योंकि हेड टू हेड कोलिजन है तो ये भी बनेगा सिग्मा स्टार, कौन सा, 2pz, कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास में क्या थे, सारे सिग्मा थे, सारे के सारे क्या थे, सिग्मा थे, और सारे के सारे सिग्मा होने के कारण हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब हम देखते हैं पाई बॉन्डिंग को। अब हम किसको देखेंगे, पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड, ऊपर अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़े थे जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिए थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में हम देखेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड आपको पता है, साइड टू साइड, साइड टू साइड, या हम कहें पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। साइड टू साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड तो आपने देखा होगा, पी बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड किस में बनता है, पाई बॉन्ड में याद रखोगे px, हमारे जो सिलेबस में है वही बता रहा हूं, उससे आगे हमने नहीं जाना। px के बीच में बॉन्ड बनेगा या py के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो मान लो ये मेरे पास में 2py ले लेता हूं मैं, a का 2py है, कंस्ट्रक्टिव है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ये दूसरा मेरे पास में डंबल शेप 2py हो गया। पहले भी बताया जिनकी एनर्जी सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, और साथ में जिनकी शेप सेम होगी उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। तो अब यहाँ पे 2py के बीच में होता है तो आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सॉरी, पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, ये तो हमारा मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये जो पार्शियल क्या बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में देखो ऊपर वाला जो लोब है वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये ऊपर आ गया। ये बीच की जो लाइन है, ये बीच की जो लाइन दिखाई है, ये जो बीच की लाइन है ये क्या है, इसका नोडल प्लेन है। तो ऊपर प्लस का साइन होएगा, नीचे प्लस का साइन, तो यहाँ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, नोडल प्लेन हो जाएगा 1। कौन से में है, कंस्ट्रक्टिव, चाहे 2py हो 2pz कुछ भी हो, ठीक है, दोनों के अंदर यही होना है। अब मान लो डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो क्या होगा, यहां लिख देता हूं, जब डिस्ट्रक्टिव होगा, अब इसका नाम भी तो हमने कर देना है भाई, नाम नहीं दिया हमने इसका जब हम नाम देंगे तो इसको हम लिखेंगे पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड बना है और कंस्ट्रक्टिव है तो स्टार नहीं लगेगा, पाई इसका नाम लिखोगे, फिर 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस पे स्टार नहीं है आपको समझना है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के अंदर, डिस्ट्रक्टिव में आपको पता ही है क्या साइन आता है भाई, बताओ। डिस्ट्रक्टिव के अंदर साइन आएगा माइनस साइन, ये ध्यान रखोगे आप।
वैसे ही ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब इसमें बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव को। पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब इसके अंदर जो देखो, एक तो ये हमारे पास में नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन हमारे पास में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन होंगे, और क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है तो इसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मोटी मोटी बात मैंने आप लोगों को जो समझानी थी वो समझा दी है। अब इसका नामकरण और देख लीजिए। इसका नामकरण हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव को हम विशेष नाम देते हैं भाई, स्टार लगाते हैं उसके आगे, है ना। और ये 2p, अगर y है तो y हो जाएगा, z है, x है तो x हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार लग गया वो एंटी बॉन्डिंग अपने आप बन जाता है। किसी के आगे स्टार लगा है तो आप समझ जाना कि वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी को इसने स्लाइड के अंदर शो कर रहा है। ये जैसे ये 1s और 1s है, इनके मिलने से ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा। ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ साइन देख लेना, ये माइनस साइन है, ऊपर प्लस साइन है। ये माइनस साइन है, ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव होगा तो इसके अंदर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे शो किया था। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया इंटरफियरेंस के बारे में, कि जब दो आपस में मिलते हैं, एडिशन होता है। यहाँ लिखा देखो, एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे वेव फंक्शन का, तो इनका जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एम्पलीट्यूड घट जाता है। अब कॉम्बिनेशन होता है जब दो p ऑर्बिटल्स का, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा आपको और बताते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात हमारे सामने आती है कि बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी भाई। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी, इसकी थ्योरी का देने के पीछे जो मेन मकसद था कि जो इससे पहले जो थ्योरी आई थी, जिसको हम बोलते हैं वीबीटी थ्योरी, वो ना तो किसी की मैग्नेटिक नेचर को बता रही थी, मैग्नेटिक नेचर को नहीं बता रही थी। दूसरा, वो ये बता रही थी कि जो बॉन्ड होते हैं, उसने ये नहीं बताया कि 1.5 भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ये वीबीटी नहीं बता रही थी। तीसरा, वीबीटी थ्योरी स्टेबिलिटी को नहीं बता रही थी, स्टेबिलिटी को भी नहीं बता रही थी। मैग्नेटिक नेचर नहीं बता रही थी, स्टेबिलिटी नहीं बता रही थी, बॉन्ड ऑर्डर पॉइंटों में हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है, ये वो नहीं बता रही थी। तो उसको बताने के लिए एमओटी थ्योरी दी गई थी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम देखें वीबीटी थ्योरी के अनुसार जो ऑक्सीजन है, O2 है, वो क्या होना चाहिए? वो कहता है जी डायामैग्नेटिक होना चाहिए।
ऑक्सीजन है वो कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये पाया गया कि O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, जिसको भी वीबीटी नहीं बता पाई, वीबीटी नहीं बता पाई, तो हमने किसका सहारा लिया, तो MOT का सहारा लेना पड़ता है। किसी की भी मैग्नेटिक नेचर बतानी हो, बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी बतानी हो, तो वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक configuration of molecules having electrons equal to, चलो थोड़ा सा इक्वल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन ही चेंज कर देते हैं अपने। हैविंग इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, उन मॉलिक्यूल्स का जिनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 14 से कम है, उनके लिए, वैसे मैं आपको डायग्राम बना के भी बताऊंगा, लेकिन एक बार आप नोट कर लें, उनके लिए जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आप नोट कर लें, वो रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, हाँ जी, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, जो हमारे सिलेबस में है मैं आपको वही बता रहा हूं, पाई। अब पाई बनेगा तो आपको पता है पाई किसके बीच में बनता है, 2px इक्वल टू पाई 2p y कॉमा सिग्मा 2pz, स्टार नहीं है इस पे, कोमा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py कोमा सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इलेक्ट्रॉन भरने का। किसी का भी अगर आपने एक स्टेबिलिटी बनानी है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो ये फार्मूला रहेगा इलेक्ट्रॉन भरने का। दूसरा फार्मूला नोट करें आप, अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, पहले आप फार्मूले नोट कर लो, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा NB माइनस NA अपॉन 2। यहाँ NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और Na क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिन पे क्या होगा? स्टार लगा होगा, वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। जिन पे स्टार नहीं होगा वो बॉन्डिंग होगा। क्लियर? थर्ड, चलो थर्ड लिखोगे आप स्टेबिलिटी। Stability is directly proportional to the bond order. बॉन्ड ऑर्डर के इक्वल होगा और 1/बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल होगा। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मोटी मोटी बातें आप समझने का प्रयास करना। फिलिंग आपको मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, कैसे आप लोगों ने इसको हल करना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाता हूं कि कहीं पर हमें एग्जाम्पल करने पड़े तो कैसे हम करेंगे। एग्जाम्पल देख लो। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, इजीएस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में होता है H2। H2 में हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास में 1s1 होता है और दूसरे के पास में भी क्या होता है? 1s1 होता है। इनके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। H2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 2 हो गए। अब आपने कुछ नहीं करना, मैं यहाँ ऊपर एक बार दोबारा से उसको आपने पढ़ा होगा पहले, मैंने आपको अभी बताया था, याद करें। सिग्मा 1s, उसके बाद में क्या भरा जाएगा? सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में क्या भरा जाएगा? सिग्मा 2s, उसके बाद में क्या भरा जाएगा? सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में दोनों इकट्ठे आएंगे पाई 2p। ये 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन या 14 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है भाई, ध्यान रखना। ये पाई 2py, फिर हमने लिया था सिग्मा 2pz, उसके बाद हमने लिया था पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2py, और लास्ट में हमने लिया था सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है, और बढ़ते क्रम के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था, पाउली का जो रूल है, ऑफ बाउ का जो रूल है, वो ऑफ बाउ का रूल कहता है कि आपको इसी बढ़ते एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये पहला ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2। तो इसमें भर देंगे, देखो इसमें भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया सिग्मा 1s2। अब सिग्मा 1s2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही किस में है, बॉन्डिंग में। तो अब आपसे इसका पूछ लिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? फॉर्मूला लिखोगे NB माइनस NA अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, 2। नॉन बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास में क्या आया, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो हाइड्रोजन, एक एटम का हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई। बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब एग्जांपल दूसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं H2 नेगेटिव। नेगेटिव साइन किसी पे क्यों आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास में नेगेटिव साइन आता है। H2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन H2 माइनस है, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन किया है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। अगर हम इसको ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के हिसाब से भरें बढ़ते क्रम में, तो पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s। एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके पास में कितने हैं, 3। तो दूसरा इससे आगे वाला उठाओ, यहां से कौन है, सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और इसमें आपको बता दें, मैग्नेटिक नेचर और लिख लो भाई, वो रह गया अपना मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर आप पढ़ चुके हो, 2 तरह की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, 1s1 है, 2s1 है, 2p1 है, ऐसे पड़ा हो, तो वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक होगा। उसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो वो अनुचुंबकीय होगा। और अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन उसके पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक होगा भाई। तो बताओ, हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो, यहां देखो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक दूसरे के एंटी है। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि पेयर्ड है। क्या है, पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो H2 की नेचर कैसी है, H2 की नेचर है डायामैग्नेटिक। तो इसकी बताओ भाई, पहले इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, पहले में कितना है, नॉन, यहाँ देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 हैं, और नॉन बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा, 0.5 या 1/2। 0.5 आपको बताया था ना, वीबीटी थ्योरी पॉइंटों में या न्यूमरेटर के अंदर नहीं बताती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को पॉइंट्स में या 1/2, 3/2 इस तरह से भी बताती है। अब आप इसको देखो, मैग्नेटिक नेचर इसकी, मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, ये दोनों पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ये अनपेयर्ड है, तो इसकी नेचर क्या होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा पैरामैग्नेटिक भाई, पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके 1s स्टार, सिग्मा स्टार 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। थर्ड वन और एग्जांपल इसी में अपने हाइड्रोजन का लेंगे, H2 प्लस का मीन क्या होता है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उस पे प्लस साइन आता है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिससे पे पॉजिटिव चार्ज हम शो करते हैं।
इसको अगर हम फिल करेंगे तो कैसे आएगा 1s1 सिग्मा 1s1। अब इसी का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहेगा, बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देखो स्टार नहीं लगा है तो बॉन्डिंग है, डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे, जब आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 0.5। क्लियर। अब इसकी मैग्नेटिक नेचर बता दो, इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन पढ़ाओ, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन पढ़ाओ। ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपसे कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इन, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है H2 माइनस और H2 प्लस के अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर is equal to stability। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, H2 का बॉन्ड ऑर्डर था 1, H2 का था माइनस का 0.5, यहां पर भी 0.5। अगर आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में टाई हो गया, टाई नहीं हुआ है। अगर कहीं पर टाई होता हो तो आपने ये चेक करना है कि एंटी बॉन्डिंग में, यहां लिख देता हूं, नोट डाल देता हूं, नोट, इफ देयर इज टाई, इफ देयर इज टाई in bond order, then check number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. The स्पीशीज मतलब चाहे वो एनायन हो, कैटायन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, द स्पीशीज हैविंग मोर anti-bonding molecular orbital electrons is less stable। वो जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे तो वो उतना ही क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखना, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था सिग्मा 1s2 और बॉन्ड ऑर्डर था 1। H2 नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s सिग्मा 1s2 और यहाँ एक बीच में लाइन लगा ले।
कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था, 1 था। H2 नेगेटिव में था, सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था, 0.5। ठीक है। H2 जो प्लस था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था सिग्मा 1s1 और बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 0.5। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वो कितने थे, 1 था। इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0। क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर टाई हो गया है, 0.5 हो गया है, तो हमने स्टेबिलिटी जब चेक करनी होती है तो हम एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर बनेगा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर H2 का है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में आप देखोगे टाई हुआ था, 0.5 और 0.5 टाई हुआ था, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 है। तो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, H2 प्लस। तो H2 प्लस होगा वो मोर स्टेबल होगा और H2 जो नेगेटिव है वो लेस स्टेबल होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी तरह से आप सभी के निकाल सकते हो भाई। 1-2 एग्जांपल आपको कराऊंगा मैं। लिथियम L2 प्लस L2 देखो, लिथियम एक जो लिथियम होता है, इस लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है 1s2। 2 नंबर सॉरी लिथियम के लिए नहीं, पहले हीलियम का देख लो आप। हीलियम के लिए सॉरी, हीलियम का देखो पहले। हीलियम क्या He2 पॉसिबल है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हीलियम का होता है वो 1s2 होता है। ठीक है, तो दूसरे हीलियम का भी क्या होगा, 1s2 होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब इसके पास में क्या है, सिग्मा स्टार 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, बॉन्ड ऑर्डर कहता है 2। ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में भी इसके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो सिग्मा स्टार 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 0। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, 0 हो, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। He+2 कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? H2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े। क्लियर? अगर हम इसकी अगर हम इसकी मैग्नेटिक नेचर देखें तो क्या होगी भाई, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो पेयर्ड है
ऑल आर पेयर्ड। पेयर्ड होता है तो नेचर कैसी होती है, डाया मैग्नेटिक होगा। नेचर कैसी होगी, डाया मैग्नेटिक होगी। क्लियर है? चलो और एग्जांपल देखो, Li लेते हैं, Li2 ले लो। एक Li का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, तो दूसरे का भी क्या होगा 1s2 2s1। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एक में, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं सीधा ही लिख रहा हूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला क्या होगा, सिग्मा 1s2। सेकेंड हमारे पास में क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आ गए। और थर्ड हमारे पास में क्या होता है, सिग्मा 2s, इसमें कितने जाएंगे 2। अब इसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। पहले बॉन्डिंग के देखो, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 ये रे और 2 ये रे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। माइनस यहाँ देखोगे एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, स्टार वाले में, स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो 2/2 क्या बनेगा 1, तो लिथियम लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर अब आप देखो, इसमें मैग्नेटिक नेचर देखोगे, मैग्नेटिक नेचर में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। अब इसी तरह से खुद करके देखना आप लोग। Li प्लस के लिए है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 दैट इज 0.5। इसकी मैग्नेटिक नेचर देखोगे तो यहाँ देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख सकते हो इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर Li माइनस कर दूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय 2, 1/2 दैट इज 0.5। और इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, क्योंकि इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो इन तीनों का Li प्लस और Li माइनस, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे आप लोग, खुद प्रयास करना, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने का प्रयास करना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर लिथियम का है, Li2 कर लेना इसमें, Li2 करना, यहाँ पे Li2 करना, ठीक है। Li2 दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इन दोनों में देखो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, Li नेगेटिव का सेम है, Li पॉजिटिव का सेम है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। तब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके पास में ज़्यादा है, तो Li प्लस में देखो, पहले Li प्लस में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, Li+2 में एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। Li2 माइनस में आप देखोगे 2 यहाँ पड़े हैं, 1 यहाँ पड़ा है, तो 3 ABMO के जो इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं? 3। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर में टाई हो तो इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं एंटी बॉन्डिंग में किस में कम है, तो Li+2 में कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क आप लोगों का रहेगा, कल मैं इसको करवाऊंगा आप लोगों को। अब आपने Be2, B2, C2, N2 और O2 छोड़ दो, N2 तक कर लो, N2 तक का आज का आपका होमवर्क रहेगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकालना है। इनका बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है। इनकी स्टेबिलिटी किसकी निकालोगे? कैटायन, इनके कैटायन बना के देखोगे, और इनका एनायन। कैटायन कौन होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन। इनके कैटायन, एनायन और न्यूट्रल बना करके उनकी स्टेबिलिटी चेक करोगे। आज तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का वीडियो हम कल आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।